सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Good morning everyone. So today is 21st of March 2024. So let's begin with the analysis video of today's The Hindu. So the first and foremost important thing for 21st March is what is the important event related with 21st March 2024. So 21st March 2024 is International Forest Day. International Forest Day is on 21st March 2024, and the theme for the same day is forest and innovation, new solutions for a better world. तो ये थीम याद रखना है आपको. इंपॉर्टेंट डे क्या था? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट. तो अब हम लोग मेन जो आज के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं उन पे आते हैं. तो पहला जो आज के लिए पहली हेडलाइन है, आज की जो पहली हेडलाइन है, in Supreme Court, Center defends appointment of new election commissioner. So right, so there is a petition in the Supreme Court regarding the appointment of two new election commissioners. Right. So this petition was filed in the Supreme Court by Association for Democratic Reforms, and the main contention or the main argument for ADR was that this appointment of two new election commissioner was violative of constitutional mandates. Let's see what was the arguments of different parties in this particular case. So what is the stand of the government on this particular case? So the stand of government is that the election was very near. Okay, so election was very near, so that is the main reason कि हम लोगों को इतना जल्दी में इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करना पड़ा. तो जैसे इनका ये अपॉइंटमेंट हुआ था, तो इसमें यह कहा गया था, एक मेन आर्ग्यूमेंट ये उठ करके आया था कि चीज़ें बहुत ही फास्ट तरीके से हुई हैं. फास्ट तरीके से कैसे हुई हैं? 13 तारीख को यानी 13th ऑफ मार्च से सीरीज ऑफ इवेंट जो होना स्टार्ट हुआ था, वो 14 मार्च को क्या हुआ था कि 14 मार्च को इलेक्शन कमिश्नर्स जो थे, दो नए इलेक्शन कमिश्नर्स थे, वो 14 मार्च को अपॉइंट हुए थे. 15 मार्च को यानी इसके नेक्स्ट डे इन लोगों ने जो है वो चार्ज अज्यूम किया था, और 16 ऑफ मार्च को लोकसभा 18th लोकसभा इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो गया था. ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इसको स्टार्ट हुआ था 13 मार्च को. 13 मार्च को क्या हुआ था कि 13 मार्च को जो सिलेक्शन पैनल होता है, जिसमें 3 लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, एक यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा. तो वो इस समय पे अधीर रंजन है. तो इन 3 लोगों की कमेटी के पास 13 तारीख को ये नाम पहुंचे थे, फिर 14 को फाइनलाइज कर दिए गए, 15 को इन लोगों ने चार्ज अज्यूम किया, और 16 को इलेक्शन का जो है वो इलेक्शंस जो थे 18th लोकसभा इलेक्शंस, उनका अनाउंसमेंट हो गया. तो ये कहा जा रहा था कि चीज़ें बहुत फास्टली की जा रही हैं, मतलब सेंटर जो है वो अपने बेनिफिट के लिए चीज़ें अपने हिसाब से कर रहा है. और कल हम लोगों ने एक टर्म के बारे में भी पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव बायस. तो एग्जीक्यूटिव बायस वही आ जाता है कि जो सेंटर या रूलिंग पार्टी है उसके हमेशा 2 वोट रहेंगे, और जो 1 वोट रहेगा वो हमेशा डिसेंटिंग रहेगा, बट मेजॉरिटी फॉर्म करने के लिए 2-1 का होना ही ज़रूरी होता है. तो ये हमेशा रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में होता है. ठीक है, तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि जो मेन क्वेश्चन था वो था कि जो दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट एक नया एक्ट लेकर के आई थी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशंस एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के एक नया एक्ट आया था. उस एक्ट का नाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023. ठीक है, तो ये एक्ट जो आया था, इस एक्ट के अंदर ही वो कमिटी बनी थी जिसमें वो 3 लोग होते हैं. ठीक है, तो वो कमिटी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बनी थी. इसके पहले कोई भी रूल या रेगुलेशंस नहीं थे अपॉइंटमेंट के लिए. बट 2023 मार्च में जो एक जजमेंट आया था, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने आप को इंक्लूड कर लिया था, तो उसको सुपरसीड करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट आया था, ऐसा ADR का कहना है अपने पिटिशन में. ठीक है, कि टू ओवर पावर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये नई गाइडलाइंस बनाई गई थी. ठीक है, बट गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो उसका ये कहना है कि ये जो चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट है, चीफ जस्टिस को इंक्लूड किया गया था उस कमिटी में, वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था. स्टॉप गैप अरेंजमेंट क्या होता है कि
2023 मार्च में जब ये जजमेंट आया था तब उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक ऐसा प्रोसीजर नहीं था कि, या कोई एक ऐसे रूल्स नहीं थे या गाइडलाइंस नहीं थी कि जिनके थ्रू ईसी या सीईसी को अपॉइंट किया जाए। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब तक कोई स्पेसिफिक लॉ इस पॉइंट पे नहीं था, तब तक के लिए चीफ जस्टिस को उस कमेटी में शामिल किया गया था। ये है स्टॉप गैप अरेंजमेंट, यानी कि जो गैप था उस गैप को रोकने के लिए स्पेसिफिक पॉइंट के लिए चीफ जस्टिस को उस कमेटी में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, बट तो ये हो गया चीफ जस्टिस से रिलेटेड हुआ पॉइंट कि चीफ जस्टिस को हम लोगों ने, ये गवर्नमेंट का इस पॉइंट पे ये डिफेंस था। अगला जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसमें जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी है एलओपी का मतलब इसमें जो मिस्टर अधीर रंजन चौधरी थे, जो वो एक पैनल के मेंबर थे, उनका ये कहना था कि जो उनको नाम की जो वो लिस्ट थी वो एक दिन पहले मिली थी, यानी कि 13 मार्च को। तो जब उनको उस पूरी लिस्ट को देखने का मौका ही एक दिन का मिला, अच्छे से डेलिब्रेशन नहीं हो पाया या अच्छे से कुछ उसमें डिस्कशन नहीं हो पाया, तो अधीर रंजन चौधरी का था कि ये गवर्नमेंट ने पहले से डिसाइड करके रखा था, ये सब प्री डिसाइडेड था और मुझे तो अच्छे से मतलब एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपने ओपिनियन रखने का भी मौका नहीं मिला। बट इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट का एक ही डिफेंस है कि 2 पॉइंट्स जो मेनली जो 2 पॉइंट थे कि एक तो इलेक्शंस बहुत करीब आ रहे थे, तो इसके लिए हमें उनका अपॉइंटमेंट था वो जल्दी करना पड़ा, और चीफ जस्टिस को हम लोगों को उस कमेटी में इसलिए रखना पड़ा था क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कोई भी ऐसा सेटल्ड गाइडलाइंस या रूल्स नहीं थे। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो गैप था, उस गैप को फिल करने के लिए हम लोगों ने चीफ जस्टिस को, या चीफ जस्टिस के इंक्लूजन पे कुछ क्वेश्चन नहीं थे, बट आफ्टर दिस स्पेसिफिक एक्ट चीफ जस्टिस को हटा दिया गया था क्योंकि वो गैप जो था इस एक्ट के इन्फोर्समेंट के बाद उस गैप को फुलफिल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इसके साथ हम लोग अब अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला जो आर्टिकल है वो है लोकसभा इलेक्शन प्रोसीजर किक्स ऑफ एज ईसी नोटिफाइज फर्स्ट फेज नॉमिनेशन विंडो। तो अभी क्या हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले ही 16 मार्च को 18 लोकसभा इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया गया था, 7 फेज ये इलेक्शन होने वाले हैं। तो उसमें उसका जो पहला फेज है उसके लिए जो नॉमिनेशन विंडो होता है जिसमें डिफरेंट पार्टी के कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, तो वो स्टार्ट हो गया है। और ये जो फर्स्ट फेज में कितने सीट्स पे वोटिंग होने वाली है टोटल, तो 102 सीट्स पे वोटिंग होगी, और इसमें जो पोलिंग होगी वो कब होगी, अप्रैल 19 को। तो फर्स्ट फेज में टोटल 102 सीट्स हैं और 21 स्टेट्स में होंगे ये इलेक्शन जो फर्स्ट फेज के होंगे, और 19 अप्रैल से फर्स्ट फेज है 19 अप्रैल को। तो ये सारी चीज़ें इसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। ये पूरा एक स्टेट का बाइफर्केशन दे रखा है कि किस स्टेट में कितने सीट्स पे इलेक्शंस हैं। और ये इस इलेक्शन के साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल न्यूज़ है कि इस बार के जो 18th लोकसभा इलेक्शन है, दीज आर द सेकेंड लॉन्गेस्ट इलेक्शन इन इंडियन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री। वाई? क्योंकि जो पहले इलेक्शंस थे वो 5 महीने, उनको कंक्लूड करने में 5 महीने का टाइम लगा था, 1951 सितंबर से फरवरी 1952 तक, और जो इस बार इलेक्शन हो रहे हैं 18th लोकसभा है उसको कंक्लूड होने में 44 डेज लग रहे हैं। तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट इलेक्शन है इस बार के। ठीक है, तो इसमें इस पर्टिकुलर न्यूज़ में इतना इंपॉर्टेंट था कि फर्स्ट फेज के लिए जो नॉमिनेशन विंडो है वो स्टार्ट हो गया है, 102 सीट 21 अलग अलग राज्य, और ये फर्स्ट फेज का पोलिंग कब होना है, 19 अप्रैल को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो ये जो न्यूज़ है ये गूगल प्ले स्टोर या कहिए गूगल से रिलेटेड है। तो ये न्यूज़ क्या है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में अलग अलग कंपनीज या जो ऐप्स हैं जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया था। वो पिटिशन किस चीज़ से रिलेटेड था कि गूगल की नई बिलिंग पॉलिसी आई है, जो इन ऐप परचेजेस होते हैं उस पर एक एडिशनल 11 to 26% का टैक्स ऐड करने की बात की जा रही थी। तो इसी चीज़ को लेकर के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में डिफरेंट ऐप्स जो हैं उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया था। तो उस पिटिशन को फाइल करने के बाद में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि जो मेरिट्स ऑफ अभी जो है वो पर्टिकुलरली हम उनको कोई रिलीफ नहीं दे सकते हैं पिटिशनर्स को, क्योंकि जो प्राइमा फेसाई जो केस बन रहा है वो इंटरिम रिलीफ उसमें नहीं ग्रांट की जा सकती है। तो इंटरिम रिलीफ क्या थी कि स्टे लगाना उस पर्टिकुलर पॉलिसी पे। ठीक है, तो बट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐसा कहना है
कि अभी इस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, बट एज ऑफ नाउ देर आर नो ग्राउंड्स जिस पे हम इंटरिम रिलीफ पिटिशनर्स को दे सकें। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गया कि गूगल प्ले स्टोर की एक नई टैक्स पॉलिसी थी जिसमें वो इन ऐप परचेसेस पे 11 to 26% का टैक्स इम्पोज करते थे। तो इसी को लेकर के एक पिटिशन गया था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में, टू दे वर प्लीडिंग कि दे वर प्रेइंग फॉर स्टे टू पुट अ स्टे ऑन दिस पर्टिकुलर बिलिंग पॉलिसी, बट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये मना कर दिया है कि अभी प्राइमा फेसाई ऐसा कुछ केस आउट बन नहीं रहा है, ऐसा कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आए नहीं है कि हम आपको इंटरिम रिलीफ दे सके। बट हाँ, उसके जो डायरेक्टर जनरल होंगे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के, ही विल इन्वेस्टिगेट इन दिस पर्टिकुलर केस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन फॉर द डे। हाँ, so this news headline is related to Indian Institute of Kharagpur. So what is the important news in this particular article? That the Indian Institute of Technology Kharagpur and the Indian Navy has joined hands to drive innovation through research partnership. तो इंडियन नेवी ने और आईआईटी खड़गपुर ने एक कहिए एक अग्रीमेंट या साइन किया है, मतलब आपस में इसमें तो जो लिखा है उसके हिसाब से एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन हुआ है। दोनों इंस्टीट्यूट्स या कहिए दोनों जो ऑर्गन्स हैं, एक इंस्टीट्यूट हो गया आईआईटी खड़गपुर और एक इंस्टीट्यूट हो गया हमारा इंडियन नेवी, इन दो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। किस चीज़ के लिए? टू ड्राइव इनोवेशन थ्रू रिसर्च पार्टनरशिप, एंड दिस वाज अ सिग्निफाइड मूव टुवर्ड्स अ सिंबॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन द एकेडमिक एंड द मिलिट्री, फॉस्टरिंग एन इन्वायरमेंट कंड्यूसिव टू इनोवेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज। तो इसका जो मेन थीम है या मेन ऑब्जेक्टिव है जो इस पूरे अग्रीमेंट का, वो क्या है? फॉस्टरिंग एन इन्वायरमेंट कंड्यूसिव टू इनोवेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज। ओके, तो ये दो इंस्टीट्यूट जिनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, आईआईटी खड़गपुर एंड द इंडियन नेवी, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन फॉर द डे। Then again you can see all these political news we have, these are of like zero relevance as for this moment, because they won't be asking कि किस स्टेट में बीजेपी के पास और अलग अलग कोalition में जो सीटिंग या जो सीट अरेंजमेंट प्लान उन लोगों के बीच में फाइनल हुआ है, तो किस स्टेट में किस पार्टी को कितनी सीट्स मिली, तो ये सब न्यूज़ बहुत इररेलेवेंट हो जाती हैं। तो इस वजह से हम लोग अभी जो आज दूसरी न्यूज़ है उस पर आते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये न्यूज़ किस चीज़ कहाँ से रिलेटेड है, कौन से स्टेट से? ये कर्नाटका से रिलेटेड न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक में एक रूल था, उस रूल के हिसाब से किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी का टू अचीव द स्टेटस ऑफ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, वहाँ पे एक क्राइटेरिया था कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के 25% स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में होने चाहिए, तभी उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट या माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो एक रिक्वायरमेंट थी माइनॉरिटी स्टेटस को ऑब्टेन करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट के लिए, इसको जो है कोर्ट ने, कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसको रिमूव कर दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि एक 25% की कैपिंग फिक्स की गई थी जो कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से टू अचीव द स्टेटस ऑफ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, उसको कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है। ठीक है, तो अगला जो एक 5 डे एनुअल फेस्टिवल होता है एक तिरुपति में, तिरुमला तिरुपति में, वहाँ पे उसका नाम है तेपोत्सवमस यानी कि फ्लोट फेस्टिवल। इसकी शुरुआत जो है, ये 5 डे एनुअल फेस्टिवल होता है इसकी तिरुमला में, आंध्र प्रदेश में जो है वहाँ पे इसकी शुरुआत हो चुकी है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द टुडे। सो अभी हम लोगों ने कल पढ़ाई था, कल हम लोग भूटान के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने उसमें देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक विजिट जो थी या कहीं एक जो फॉरेन विजिट थी वो शेड्यूल्ड थी भूटान में, भूटान जाना था उन्हें, बट एक दिन पहले ही ये विजिट को कैंसिल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो इनक्लेमेंट वेदर कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए जो ये मोदी जी की विजिट थी भूटान में, एक दिन की विजिट थी, उसको कैंसिल कर दिया गया है।
ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन ये है कि आप सबको अभी पता चला ही होगा, आप सब लोगों ने, अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप सबको एक चीज़ तो पता चली होगी कि पुतिन जो है उनको एक बार फिर से रशिया का प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट कर लिया गया है। तो इनको जब वापस से प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है तो मोदी जी ने जो है प्रेसिडेंट को, रशिया के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, इनको कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट किया था इनके अपॉइंटमेंट हो जाने पे, ठीक है। और इसके बाद मोदी जी ने जो है वो जेलेंस्की को भी कॉल किया था, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। और उन लोगों ने, मतलब इन लोगों के बीच में बहुत एक बातचीत हुई है कि मोदी जी ने जो असर्ट किया है, और वो ऐसा कॉन्टिन्यूसली असर्टिंग कि जो एक पीसफुल डायलॉग होना चाहिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो जल्द से जल्द निकलना चाहिए। तो इसमें इस न्यूज़ में बस इतना ही था कि मोदी जी ने जो है वो पुतिन को कॉन्ग्रेचुलेट किया या बधाइयाँ दी हैं उनके प्रेसिडेंट बनने पर, और उन्होंने जेलेंस्की से भी बात की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और सजेस्ट किया है कि बहुत पीसफुल तरीके से एक डायलॉग हो, और उस तरीके से जो ये करंटली जो वॉर चल रहा है दो कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी टाइम हो गया, तो उसमें जो है उसके लिए थोड़ा सा दोनों कंट्रीज़ एफर्ट लें, पीसफुल डायलॉग हो, और ये वॉर जो है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। ये पर्टिकुलर न्यूज़ जो है वो LGBTQ कम्युनिटी जो होती है उन लोगों से जुड़ी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली एक पिटिशन फाइल किया गया था। तो ये पिटिशन किसने फाइल किया था? तो ये पिटिशन एक केरला बेस्ड वुमेन है जिसने पिटिशन फाइल किया था। तो इस पिटिशन का जो ऑर्डर आया है तो उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि मतलब जैसे कई बार ऐसा होता था कि काउंसलिंग सेशंस जो होते थे अगर, तो वो LGBTQ+ कम्युनिटी के जो होते थे, तो कई बार जब काउंसलिंग जो कोर्ट काउंसलिंग के लिए जाती थी, अपॉइंट करती थी, तो उस काउंसलिंग में जो कंसर्न पार्टी होती थी, जो LGBTQI+ कम्युनिटी का मेंबर होता था, उसको उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर के बहुत कंफ्यूज किया जाता था। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के, इस पर्टिकुलर कंसर्न को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई है। उस गाइडलाइन में ये कहा गया है कि जब ऐसा कोई काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसका ऐसे किसी काउंसलिंग सेशन का ऑर्डर दिया जाएगा, तो उसमें विक्टिम नहीं, यानी कहिए कि जो LGBTQI+ कम्युनिटी का मेंबर होगा उसको उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर के कंफ्यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो केस था ये सुप्रीम कोर्ट में था। ये 3 जज की एक बेंच थी जिसको हेड कौन कर रहे थे? DY चंद्रचूड़, जो हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस भी हैं। तो इनके पास एक कमिटी थी, मतलब ये पर्टिकुलर पिटिशन जो थी इन्हीं के कोर्ट में थी। ठीक है, और कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो कॉमन वैल्यूज होती हैं, ठीक है, कि जो मतलब किसी कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है उस पर्टिकुलर काउंसलिंग सेशन के लिए, तो उस कोर्ट की जो सब्जेक्टिव वैल्यूज़ होती हैं, यानी उस कोर्ट की जो वैल्यूज़ हैं जिनको वो उस काउंसलिंग सेशन के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, उन सब्जेक्टिव वैल्यूज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनसे बहुत कम है, जिसको सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो ये एक ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की, ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ हमें पता चलती है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ कॉन्टिन्यूसली असर्टिंग ऑन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको जो है आपके या किसी भी कोर्ट की जो सब्जेक्टिव वैल्यूज़ हैं वो सुपरसीड नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इस वर्डिक्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है वो क्या हुई है कि इस काउंसलिंग सेशन को लेकर के जो पूरा है, कैसे क्या चीज़ें होनी है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक सीरीज़ ऑफ गाइडलाइंस को जो है वो इशू किया है। और ये जो पिटिशन थी, एक हैबियस कॉर्पस पिटिशन जो थी, ये फाइल की गई थी कोर्ट में टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम फैमिली और पुलिस इंटरफेरेंस फाइल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द LGBTI कम्युनिटी। ठीक है, और इसमें कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो जज होता है उसको एम्पैथी दिखानी चाहिए, यानी कि एक बहुत ही एडवांस लेवल की सेंसिटिवनेस आपको प्लेंटिफ की तरफ दिखानी पड़ेगी। आप अपनी वैल्यूज़ को लेकर के या आप अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को उस एम्पैथी के बीच में नहीं आने देंगे। ठीक है, जो आपकी पर्सनल वैल्यूज़ हैं उनको आपको साइड में ही रखना होगा। ठीक है, और अगर ऐसे काउंसलिंग सेशंस मान लीजिए कॉन्टिन्यूसली होते रहे तो इससे होगा क्या कि जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं उनको आप लगातार पुश करते जाएंगे, उनकी जो एक खुद की सेक्सुअल आइडेंटिटी है और एक वो सेक्सुअल आइडेंटिटी जिसमें कोर्ट
या जो काउंसलिंग सेशंस के थ्रू उनको धकेलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बाद हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो अगली न्यूज़ क्या है, हाँ, कि एक जो आप सब लोगों को पता चला होगा कि पन्नून की जो किलिंग हुई थी, इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे कनाडा की तरफ से, इंडिया की तरफ से, यूएस ने भी बोला था, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए थे। बट इंडिया गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन करी थी एंड कंडक्ट की थी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे पर्टिकुलर मैटर में, उसमें हमने ये पाया है कि कुछ रोग ऑपरेटिव्स थे जिनका इन्वॉल्वमेंट था इस पर्टिकुलर किलिंग में। हमारा इस किलिंग से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो एक और ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये पूछ सकते हैं क्योंकि ये अभी बहुत रिसेंट में हुआ है, मतलब ये इलेक्शन के टाइम पे ये चीज़ हुई है। तो क्या न्यूज़ है कि जो फूड प्रोसेसिंग और जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज थी उसके जो मिनिस्टर थे पशुपति कुमार पारस, उन्होंने जो क्या है वो अपना रेजिग्नेशन दे दिया था कुछ इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से, या कहिए कुछ इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से। तो उस मिनिस्ट्री का जो एडिशनल चार्ज था वो किरेन रिजिजू को दे दिया गया। तो किरेन रिजिजू के पास इस समय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का एडिशनल चार्ज है। फिर पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, सो वोंट बी होल्डिंग आवरसेल्व्स। ठीक है, अब एक अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इलेक्शन के कुछ टाइम पहले द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन वेडनेसडे हैज़ नोटिफाइड द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरोज फैक्ट चेक यूनिट। यानी कुछ टाइम पहले अभी गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन कंटेंट पोस्ट होता है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उसमें उसको लेकर के एक फैक्ट चेक यूनिट को इस्टेब्लिश किया था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंडर में ये फैक्ट चेक यूनिट रहेगी। तो इसको अभी क्या हुआ है कि इलेक्शन के कुछ दिनों पहले, या कहिए इलेक्शन के 1-2 दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ को नोटिफाई करने के बाद क्या चीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुई है कि जो 2021 के आईटी रूल्स थे उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लाइन थी या एक लॉ था, रूल था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कुड लूज द लीगल लाइबिलिटी प्रोटेक्शंस दे enjoy for content posted by users if they choose to keep notified misinformation available online। तो ये जो लॉ था, ये पर्टिकुलर लॉ क्या कहता था कि जो एक लीगल लाइबिलिटी होती है उनसे जो प्रोटेक्शन मिलती है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या न्यूज़ चैनल्स को, ठीक है, वो प्रोटेक्शन जो मिलती है वो प्रोटेक्शन उनकी हटा ली जाएगी अगर उनको ये चीज़ पता रहती है कि कोई एक मिस इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन जो थी या मिस नोटिफाइड या मिस इन्फॉर्मेशन जो थी वो ऑनलाइन अवेलेबल है उनके प्लेटफॉर्म पे या उनके चैनल पे, और उनको ये चीज़ पता है, उसके बावजूद उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को नहीं हटाया है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जो एक पर्टिकुलर लीगल प्रोटेक्शन उनको दी जाती है इन सारी चीज़ों से, वो लीगल प्रोटेक्शन जो होगी उनकी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो इसमें फैक्ट चेक यूनिट का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है। सो द फैक्ट चेक यूनिट इज रन बाय 3 जॉइंट डायरेक्टर रैंक ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस विच इज टास्क्ड विद मैनेजिंग द गवर्नमेंट्स पब्लिसिटी ऑपरेशंस। तो इस फैक्ट चेक यूनिट में कितने लोग होंगे, तो इस फैक्ट चेक यूनिट को जो रन करेंगे वो 3 जॉइंट डायरेक्टर होंगे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज से, और उनका जो मेन टास्क होगा दैट विल बी टू मैनेज द पब्लिसिटी ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था जिसको आप लोगों को याद रखना है कि जो फैक्ट चेक यूनिट थी उसको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंडर में उसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है इलेक्शन के कुछ टाइम पहले ही। और इस फैक्ट चेक यूनिट का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, तो इस फैक्ट चेक यूनिट को 3 जॉइंट डायरेक्टर रन करेंगे जो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज से बिलोंग करते हैं, और इनका जो मेन काम होगा दैट विल बी टू ऑपरेट द पब्लिसिटी ऑपरेशन जो होते हैं गवर्नमेंट के, उसको मैनेज करना। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ द डे। हाँ, तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, कि जो अभी एक न्यूज़ थी कि जो सिद्धू मूसेवाले की मदर थी वो एट द एज ऑफ 58 वो फिर से माँ बनी है। तो इस न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इसमें एक लीगल एस्पेक्ट इस न्यूज़ से जुड़ा हुआ है
तो उसको देख लेते हैं। तो सेक्शन 21G जो है किसका, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 का, वो एक एज लिमिट प्रिस्क्राइब करता है कि आप किस पर्टिकुलर एज लिमिट के विंडो में अगर फॉल करते हैं तभी आप अडॉप्शन कर सकते हैं। तो जो वो अडॉप्शन के लिए जो विंडो है एज का, वो है 21 to 50 ईयर्स। यानी कि अगर आप 21 से 50 साल के बीच में हैं तभी आप अडॉप्शन कर सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर केस में क्या था कि जो सिद्धू मूसेवाला की मदर थी उनकी एज 58 थी, तो यानी शी वॉज इन एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर सरोगेसी। तो इस वजह से इनको क्या हुआ था कि या जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक IVF का यूज़ करके जो मदर बनी थी कि ये इस पर मदर बनने के लिए एलिजिबल ही नहीं थी, क्योंकि ये 8 साल से ओवर एज थी, क्योंकि ये 58 की थी और लॉ जो है वो सिर्फ 50 ईयर्स तक की वुमेन जो होती हैं उनको ही अडॉप्शन के लिए या IVF टेक्निक के थ्रू अलाउ करता है। तो ये फिर ये एक जो न्यूज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, वो फिर से आज इसके बारे में एक हाँ एक एडिटोरियल में एक न्यूज़ पीस आया है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऑथर कौन है, तो ये फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं खुद से ही, अशोक लवासा जी। तो इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। तो इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में तो आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मेन ऑब्जेक्टिव था, सो अकॉर्डिंग टू द बजट स्पीच जो कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली उस टाइम पे उन्होंने दी थी, उसके पैराग्राफ 143 में कहा गया था टू एलिमिनेट ब्लैक मनी। तो इस ब्लैक मनी को हटाना ही जो सब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मेन काम जो था वो था कि जो ब्लैक मनी है जो पार्टीज़ के पास पहुंचती है उसको रिमूव करना। ये मेन ऑब्जेक्टिव था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। बट जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को नोटिफाई किया गया तो मेनली जो 3 लॉज थे या 3 एक्ट्स थे उनमें चेंज आया था। वो 3 एक्ट कौन कौन थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। तो ये 3 अलग अलग जो एक्ट्स थे, इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए थे। तो इन चेंजेस के थ्रू क्या किया गया था कि जैसे कि कंपनीज एक्ट में चेंजेस करके या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में चेंज करके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो मेजर चेंज हुआ था वो ये हुआ था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको डोनेशंस मिल रहे हैं, दे आर नॉट बाउंड टू मेंटेन द डेटा ऑफ द डोनर्स। जो उनको डोनेट कर रहे हैं, पार्टीज़ को चंदा दे रहे हैं, उन डोनर्स की जो एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है उसको मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है। और टैक्स में भी जो अलग डिफरेंट कंपनीज़ हैं, जो डोनर्स हैं, जो कंपनीज जो पार्टीज़ को डोनेट कर रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में उनको टैक्स एग्जम्पशन दे दिया गया था। और कंपनीज एक्ट के अंडर में उनको बोला गया था कि कंपनी इज़ नॉट बाउंड टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द डेटा और रिकॉर्ड ऑफ द ऑल डिटेल्स जो वो पार्टीज़ को डोनेट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत क्या पड़ी कि पहले क्या होता था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पहले कि अगर किसी भी पार्टी, किसी भी इंडिविजुअल को 20,000 रुपये से ज़्यादा का डोनेशन देना था तो कैश में उसको रिवील करना होता था। तो फिर इससे क्या हुआ था कि ट्रांसपेरेंसी पे और प्राइवेसी पे भी इश्यूज उठ रहे थे कि डोनर्स की जो प्राइवेसी है ये सब। तो इसको लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम आई थी। बट फिर फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो स्कीम थी ये आर्टिकल 19(1)(a) का क्लियर वोलेशन थी, क्योंकि एक वोटर को अपने पॉलिटिकल पार्टी जिसको वो वोट कर रहा है उसकी कंप्लीट फाइनेंसिंग के लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि उसको कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ फर्म्स, कंपनीज़ हैं जिन्होंने पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ख़रीदा है, पार्टियों को चंदा दिया है, तो उनका मतलब जिसको कहते हैं नहीं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो वाला मतलब एक क्लासिक केस है उस चीज़ का कि मतलब उनका इनकम बहुत कम है बट उन्होंने 800, 900 करोड़, हज़ार करोड़ रुपए चंदा लिया है। बट ये सारी चीज़ें तो सब्जेक्टिव हैं और इन पे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स में जाने का, क्योंकि अगर वो फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन होगा नहीं तो फिर इतना मज़ा आएगा नहीं इस पूरे डिस्कशन में। तो गवर्नमेंट का क्या कहना था इस पूरे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी ये एक क्लीन और क्लियर चैनल को क्रिएट करना, इसका मेन मतलब इसके पीछे एक सोल ऑब्जेक्टिव था कि जो चैनल होगा उस चैनल होगा वो बहुत क्लीन हो जाएगा, कि मतलब
एक पूरा प्रोसेस होगा कि एक जगह से आपको बॉन्ड लेने हैं, दूसरी जगह से देने हैं, तो उस पूरे प्रोसेस में सिर्फ वो चैनल ही क्लीन हो रहा था। बट एंड ऑफ द डे वो मनी जो है वो कैसा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? क्योंकि अगर आपका अकाउंट है बैंक में, अब बैंक के अकाउंट में आपके पैसा है, बट वो पैसा कैसा है, मतलब क्या वो, अगर वो मनी ब्लैक मनी अपने आप में वो मनी ब्लैक मनी है, तो उस चीज़ को लेकर के क्या, फिर चैनल तो आपने क्लीन क्रिएट कर दिया है, क्लियर चैनल क्रिएट किया, बट अगर वो पैसा ही जो उस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू फ्लो करेगा, अगर वो पैसे में ही खराबी है, मतलब वो ब्लैक मनी है, तो फिर उस चीज़ का सोल्यूशन कैसे निकलेगा? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि section 7 clause 4 of the electoral bond scheme 2018 which reads as the information furnished by the buyer means the company or the individual who are purchasing the bonds from the branches of State Bank of India shall be treated confidential by the authorized bank and shall not be disclosed to any authority for any purposes except when demanded by a competent court or upon registration of criminal case by any law enforcement एजेंसी। ठीक है, तो एक कहा गया था कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या जो ब्रांच है जहाँ से वो पार्टीज़ जो हैं या जो इंडिविजुअल एंटिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद रही हैं, उनकी आइडेंटिटी को कभी नहीं रिवील किया जाएगा। सिर्फ 2 ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पे उनकी आइडेंटिटी को रिवील किया जा सकता था। वो 2 सिचुएशन कौन सी थी कि अगर कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट है, अगर वो डिमांड करता है कि इस पर्टिकुलर या इस पूरे डेटा को रिवील किया जाना चाहिए, तब आप रिवील करेंगे। दूसरा सिचुएशन एक ये था कि अगर कोई क्रिमिनल केस उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कंपनी पे रजिस्टर होता है, किसके द्वारा, यानी कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर उन पे केस रजिस्टर करती है, तब इन 2 पर्टिकुलर केसेस में आप उस डेटा को रिवील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के मैंने आप लोगों को जो एक चीज़ कल बताई थी, उसको आपको ध्यान में रखना है कि एक जगह सारा कंसाइज करके रख लेना है। जैसे अगर आज के आर्टिकल से जुड़ी हुई कोई अगर एक चीज़ रखनी हो आपको, तो आप क्या रखेंगे? अगर मैं होता तो मैं सेक्शन 7 क्लॉज 4 जो था, जो एक मैंडेटरी रूल था, या कहीं एक जो रूल था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में, कि जो एक तरीके का मैंडेट था कि किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को किसी भी तरीके का जो वो बॉन्ड्स खरीदेंगी, एसबीआई उसको किसी भी तरीके से उस डेटा को नहीं रिलीज़ करेगी। उस डेटा को रिलीज़ करने के लिए 2 पर्टिकुलर सिचुएशंस होंगी। वो सिचुएशन क्या क्या होंगी? वो सिचुएशन ये होंगी कि जब किसी भी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिमांड किया जाएगा उस डेटा को रिवील करने के लिए, तब एसबीआई उस डोनर का डेटा रिवील करेगी या बायर का डेटा रिवील करेगी। और दूसरा केस ये था, अगर कोई क्रिमिनल केस किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा रजिस्टर किया जाता है उस कंपनी या इंडिविजुअल पे, तब इन 2 केसेस में ही सिर्फ आप आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं। ठीक, तो और ये एक जो आर्टिकल है आज की डेट में, वो है एलिमिनेटिंग डिजीज 1 रीजन एट अ टाइम। तो इस पूरे आर्टिकल का एक जो बेसिक जिस्ट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस पूरे आर्टिकल में जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो क्या हैं। तो इसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है एलिमिनेटिंग डिजीजेस 1 रीजन एट अ टाइम। ठीक है, तो इस पूरे आर्टिकल में जो 2 बेसिक चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो है एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि जब एक किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को या एक किसी पर्टिकुलर बीमारी को एक स्पेसिफिक रीजन से जब वो बीमारी ख़त्म हो जाती है, तब उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन। जैसे इंडिया के 5 स्टेट्स में काला आज़ार है वो ख़त्म हो चुका है, तो काला आज़ार इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। जब एक कोई जोग्राफिकल रीजन होता है उसके बीच में अगर वहाँ पे कोई बीमारी फैली होती है, अगर वो बीमारी ख़त्म हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको कहते हैं एलिमिनेशन। और इरेडिकेशन क्या होता है? इरेडिकेशन होता है बेसिकली जब कोई एक बीमारी होती है वो वर्ल्ड वाइड होती है और वो पूरे वर्ल्ड वाइड में उसको
कम्प्लीटली वो ख़त्म हो जाती है, उसको पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो वो होता है इरेडिकेशन। तो सिर्फ एरिया का डिफरेंस है, अगर एक स्पेसिफिक एरिया में है तो एलिमिनेशन, अगर किसी एक लार्जर एरिया में है तो इरेडिकेशन। ठीक है, तो ये जो केस है ये क्लासिक केस उसी चीज़ के बारे में पूरा डिस्कस कर रहा है, क्योंकि एलिमिनेशन जो होता है वो एक रीजन में होता है और जो इरेडिकेशन होता है वो वर्ल्ड वाइड होता है। तो इसमें डिफरेंट डिजीज़ेस हैं जिनको मतलब जिनके बारे में सिर्फ वो एक डेटा दिया गया है, और वो डेटा का ही पूरा डिस्कशन किया गया है कि कैसे कैसे करके हम लोग एक एक रीजन वाइज टारगेट करके एक एक रीजन से किसी पर्टिकुलर डिजीज़ेस को ख़त्म किया जा सकता है। और इसमें फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें भी ये बताया गया है कि किस तरीके से मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस और नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ेस को 2030 तक ख़त्म करना एक SDG है। SDG क्या है? ये यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लिस्ट में एक ये चीज़ भी है कि जो मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ेस जो हैं इनको 2030 तक ख़त्म करना। ये जो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आज मैंने देखा तो पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा, तो ये पूरा जो आर्टिकल है ये पूरा डेटा से रिलेटेड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। और जैसे बताया गया है कि 2000 इंडिया का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है उसको अचीव करने में कैसे AI और डेटा का ऑलमोस्ट $500 बिलियन का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। फिर उस पर्टिकुलर डेटा में पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको बताया गया। तो इस पूरे आर्टिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी है मेरे को पर्सनली वो यही है कि पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा जो होता है PD एंड NPD, पर्सनल डेटा एंड नॉन पर्सनल डेटा, उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो पर्सनल डेटा क्या होता है? डेटा कंटेनिंग आइडेंटिफायर्स थ्रू विच एन इंडिविजुअल कैन बी मैप्ड। तो वो डेटा, वो छोटे छोटे डेटा सेट्स या वो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल को मैप किया जाता है उसको कहते हैं हम पर्सनल डेटा। और नॉन पर्सनल डेटा इज़ समथिंग विच इज़ नॉट पर्सनल डेटा इज़ अ नॉन पर्सनल डेटा। ठीक है, तो जो नॉन पर्सनल डेटा है इसी चीज़ को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि इसका जो मैनेजमेंट है, क्योंकि जो डेटा कलेक्ट करने से ज़्यादा जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पूरे डेटा को मैनेज करना है, उसको प्रोटेक्ट करना, तो वो चीज़ जो आ जाती है उसको हम लोग देखते हैं। बट ये जो टॉपिक है इसको मतलब इस टॉपिक को मिनिमम जो डेटा और AI से जुड़ी हुई चीज़ है इस आर्टिकल में जो चीज़ कनेक्ट करने की कोशिश की गई है इसको समझाने के लिए मिनिमम 30 से 35 मिनट चाहिए। तो हम लोग इस पर भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना लेंगे, कोई इशू नहीं। बस फिलहाल के लिए आप लोगों को इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रोजेक्ट मतलब एक टारगेट है उसमें AI और डेटा को ऑलमोस्ट $500 बिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा के बीच में डिफरेंस क्या होता है? पर्सनल डेटा वो होता है जिससे एक इंडिविजुअल को वो डेटा सेट्स है वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जिससे एक इंडिविजुअल को इजीली मैप किया जा सकता है। नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है? नॉन पर्सनल डेटा इज समथिंग विच इज़ नॉट पर्सनल डेटा इज़ नॉट पर्सनल डेटा, राइट। मतलब जो पर्सनल डेटा नहीं है वो नॉन पर्सनल डेटा है। तो इंडिया में इनकम शेयर्स कैसे कैसे वेरी करते हैं तो उसके बारे में ये पूरे फैक्ट हैं। तो इस फैक्ट्स को हम लोग जल्दी जल्दी एक एक करके देखेंगे फटाफट कि फैक्ट्स हैं क्या क्या हैं। तो एक 2022 का एक छोटा सा स्टैट्स है, वो क्या है कि जो 22.6% जो नेशनल वेल्थ है उसको टॉप 1% लोग जो हैं वो होल्ड करते हैं। ठीक है, तो जो टॉप 10% इंडियंस हैं उनका जो शेयर था वो 1951 के टाइम पे 36.7% हुआ करता था। आज के टाइम में उनका कंट्रीब्यूशन 57.7 फेयर, विच इज लाइक एग्जैजरेटिंग नंबर्स कि टॉप 10% पीपल आर होल्डिंग 57.7% ऑफ टोटल शेयर इन द नेशनल इनकम एंड द बॉटम 50% ऑफ इंडियंस अर्न ओनली 50% ऑफ द नेशनल इनकम। यानी कि अगर 100 रुपये नेशनल इनकम है, अगर मान लीजिए कि 100 लोग हैं अगर उसमें, और इंडिया की नेशनल GDP है वो 100 है, तो इसमें जो टॉप बॉटम 50 जो लोग हैं इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 15। तो ये नंबर देख रहे हैं आप लोग कितना बहुत बहुत बड़ा गैप है इन दो पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में। तो एक चीज़ ये भी है, और ये जो है ये जो गैप है रिच और पुअर्स के बीच में ये रैपिडली पिछले लास्ट 2 डेकेड में इनमें जो है वो काफ़ी तेज़ी से मतलब चेंजेस हुए हैं। और एक बहुत ही जो एग्जैजरेट कि अबाउट 10,000 रिचेस्ट इंडियंस
10,000 richest person holds almost 2.1% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम। तो ये भी एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फिगर है। तो इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ अलग अलग फिगर्स के बारे में बात की गई कि पोस्ट 1990 या पोस्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी आई थी उसके बाद से कैसे रैपिडली जो रिच थे वो और रिचर बनते गए, और जो वो गैप था वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे बढ़ता गया। ठीक है, तो इसमें भी एक चीज़ आई है कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस में जो टॉप 1% लोग थे वो ऑलमोस्ट कितना इस टाइम पे भी हम करंटली अगर वर्ल्ड में देख लें तो वी आर एट द नंबर 1, जहाँ पे टॉप 1% लोग जो हैं वो 22.6% वेल्थ जो है या नेशनल इनकम है उसको होल्ड करते हैं। और दूसरे नंबर पे जो कंट्री है वो है यूएसए विद 20.9% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम इज़ हेल्ड बाय टॉप 1% अमेरिकन्स, राइट। तो इस समय इंडिया जो है, तो ये मतलब कोई बहुत प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। इनकम इनइक्वालिटी को दिखाता है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ कलरिंग एजेंट्स को भी बैन कर दिया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये जो कलरिंग एजेंट्स थे, ये कलरिंग एजेंट बेसिकली थे कौन कौन से, एक तो थे ट्राट्राजाइन एंड रोडामाइन बी कॉटन कैंडी में, और ट्राट्राजाइन एंड सनसेट येलो एंड कार्मोइसिन इन जो ये गोभी मंचूरियन होता था। तो ये बेसिकली इन्हीं दो चीज़ों में पड़ता था। तो केमिकल का नाम इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से वो सब्सटेंस हैं जिनको बैन किया गया। ये कलरिंग एजेंट्स इनको फूड कलर की तरह यूज़ किया जाता था। तो ये आपको दो बस केमिकल के नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो आप लोग केमिकल के नाम है सनसेट येलो, ट्राट्राजेन एंड रोडामाइन बी। फिर टीवीएस मोटर ने जो है समर विजय शंकर को जो है वो अपना नया डायरेक्टर अपॉइंट किया है। तो ये एक न्यूज़ है, ये बस पासिंग न्यूज़ हैं क्योंकि इसके अलावा कुछ रेलेवेंट ऐसा न्यूज़ बिजनेस सेक्शन में नहीं है। और हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज अप्रूव किया था पाकिस्तान के लिए। तो उसका जो पहला इंस्टॉलमेंट है या कहिए जो पहली उसकी किस्त है $1.1 बिलियन के अप्रॉक्सीमेटली, उसको आईएमएफ ने बोला है कि हम रिलीज़ कर देंगे। तो दैट इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर पाकिस्तान कि उनको $1.1 बिलियन का जो उनका टोटल बेल आउट पैकेज था उसको उसमें से $1.1 बिलियन अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। बट कुछ दिन पहले इंडिया का इस पर भी एक स्टेटमेंट आया था कि ये जो फंड रिलीज़ किया जा रहा है $1.1 बिलियन, इसको डिफेंस वहाँ के डिफेंस बजट में जो लूप होल्स या गैप्स हैं उसमें जो कमी है उसको पूरा करने के लिए इस $1.1 में से उस पैसे का यूज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए आईएमएफ को भी बहुत ही एक क्लोज आई रखनी होगी इस पूरे पर्टिकुलर अमाउंट पे, ठीक है। और दूसरा क्या है इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि आयरलैंड के जो प्रेसिडेंट थे लियो वराडकर, उन्होंने जो है वो अपना रेजिग्नेशन दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो गई। ये सारी छोटी छोटी न्यूज़ हैं, इन पे हम मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, बस ये एक हेडलाइन की तरह है। अब तालिबान ने क्या किया है कि आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब जब से तालिबान ने वापस से अफ़गानिस्तान पे अपने उसको टेरिटरी को अक्वायर किया है या उस पर कब्ज़ा किया, तो जो विमेन की एजुकेशन है उसकी कंडीशंस जो है वो दिन ब दिन पुअर होती जा रही हैं क्योंकि उनको स्कूल में जा कर के पढ़ना अलाउड नहीं है। और ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए कितना रोबस्ट सिस्टम चाहिए, मतलब कोविड के बाद से पोस्ट कोविड हम सब लोगों को एक चीज़ पता चल ही गई है। तो जो रोबस्ट सिस्टम उतना अफ़गानिस्तान जैसी कंट्री के पास है ही नहीं। तो उसकी वजह से जो पढ़ाई जैसी होनी चाहिए लड़कियों की वहाँ के अफ़गानिस्तान की, वैसी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है आज के पूरे स्पोर्ट्स सेक्शन में, छोटी छोटी सी न्यूज़ हेडलाइंस हैं कि आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो पूरे उसको ग्लैमराइज करने के लिए पूरा न्यूज़ जो है स्पोर्ट्स सेक्शन का उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा तो वर्ल्ड बॉक्सिंग will seek recognition from Olympic organization to replace the Russian-led International Boxing Association and keep the troubled sport on the program for the 2028 लॉस एंजलिस गेम। तो अभी जो बॉक्सिंग का मतलब फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा कहीं अंधेरे में है। क्यों? क्योंकि जो अभी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है
इसको रशिया द्वारा, ये मतलब जो रशिया इसको लीड करता है, तो इसकी वजह से जो 2028 में ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें कहा गया था कि लॉस एंजलिस में, कि उसमें वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन को जो है उनको रिकग्निशन चाहिए, ताकि 2028 का जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स है उसमें जो है बॉक्सिंग को रखा जा सके। इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज के लिए है नहीं। सो विद दिस वी हैव कवर्ड और वी हैव completed the analysis video of 21st March of 2024. So thank you so much for watching this video. Thank you.